बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। जी, हमेशा की तरह डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिनके हवाले से अगर आपको बताएं तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फौरी रद्द अमल के हवाले से। ये जो जल्दबाजी है और फौरी रद्द अमल है, इसका क्या कनेक्शन है हमारी ज़िंदगियों में, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगियों पर। जब भी हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं डेफिनेटली हम बहुत सारी नाहमवारियों को जो है वो कंट्रोल करने के हवाले से बात कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे मसाइल जो कि डेली प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हैं, लेकिन हम उनको सोचते नहीं हैं, उनको उस तरह से कंसीडर नहीं करते या फिर उन पर कंट्रोल करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते। ऐसा क्यों होता है, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी कि जल्दबाजी, इसके नुकसानात क्या हैं, क्यों हम ये देख रहे हैं कि हर कोई जल्दी में पड़ा हुआ है। एक जल्दबाजी का फैक्टर हर किसी की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रहा है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, हर कोई जल्दबाजी में मुब्तला है। हर किसी को जल्दी है, जो सोच लिया बस फ़ौरन ये पूरा हो जाए। आज मैं ये करना चाहता हूँ, कल मैं ये बन के दिखा दूँ, रात गुजरे और मैं एकदम से जो है वो चेंज आ जाए मेरे अंदर, मैं एकदम से कामयाब हो जाऊँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दबाजी को प्रमोट करने में हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम खुद से उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम खुद से उसको इनकरेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और जल्दबाजी के साथ साथ जी फौरी रद्द अमल, इसके क्या नुकसानात हैं, किस तरह से हमारे मामलात में उलझाव का सबब बन रहे हैं। किसी भी मामले को सुलझाना होता है हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। इतना हम रिएक्टिव क्यों हो गए, हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ी सी तल्ख कलामी जो है वो रिश्तों को ख़राब कर देती है, ताल्लुकात को ख़राब कर देती है। ऐसा क्यों होता चला जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या अवामिल हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, इन पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वक्त की कदर कीमत, वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है और वक्त की कदर करने वालों की ज़िंदगी कितनी आसान होती है, किस तरह से वो कामयाबी का सफ़र तय करते हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह जी कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू होगी, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट, तो आप भी लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओवरसीज पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देखने पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जिनका तारुफ कराते हैं और जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए सना खान, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना, खैरियत से हैं? सना के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं। सना के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खालिद साहब, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं हिना निसार सद्दोज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको खुशामदीद कहेंगे, साथ ही साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात होने जा रही है जल्दबाजी के हवाले से। जल्दबाजी क्या है, क्यों आजकल हम जल्दबाजी में मुब्तला हैं, क्यों हम चाहते हैं बस जो हमने सोच लिया एकदम से वो पूरा हो जाए। सना, ऐसा क्यों होता चला जा रहा है, ज़रा साइकोलॉजिकली इसको डील करना बताएं हमें। ओके, अगर आप देखें तो टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी। होता ये कि जल्दबाजी की कोशिश होती तो टू सेव द टाइम है, बट एक बड़ी अच्छी कोटेशन भी है कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद हरी इज़ दैट यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप अपनी तरफ से करते तो रश या हरी इसलिए है कि यू नो टाइम हमारा बच जाएगा, लेकिन इवेंचुअली उसमें होता है कि व्हेनेवर यू ट्राइंग टू रश और हरी तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, यू नो वेस्ट होता है। वाई, उसके पीछे भी फैक्टर्स हैं। बिकॉज जब आप जल्दी करने की कोशिश में तो स्ट्रेस फुल हो गई आपके लिए, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए। अब आपकी बॉडी बिकॉज अंडर स्ट्रेस है तो आपसे गलतियां भी होंगी, यू नो, बिकॉज आप नर्वस हैं, आपको चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, आपकी वो जजमेंट जो है सिचुएशन को समझने की वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इवन आप देखें वाइल ड्राइविंग व्हेन पीपल आर रशिंग टू रीच समवेयर और रशिंग टू डू समथिंग, तो वो उनकी जजमेंट ख़राब हो जाती है और फिर एक्सीडेंट के चांसेस हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेस के चांसेस हैं,
آپ کی فائنینشیل جو ہے پرابلم کے چانسز ہیں کہ کار کریش ہو سکتی ہے کچھ. تو اوور آل جب آپ ہری کرتے ہیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کو اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے. ہاں اس کے پیچھے اگر ہم اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز یا اس طرح سے دیکھیں تو اس میں یہ کہ کیونکہ ہیومن ریس جو ہے اب تو ایوولوشن ہو گئی, بٹ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں اور ہم دیکھیں ہمارے ڈسٹنٹ جو انسسٹرز تھے ان کو کیونکہ سچویشنز ایسی فیس کرنی پڑی جس میں کہ انفارگیونگ ایلیمنٹس ہوتے تھے, جس میں کہ تھریٹ ہوتا تھا اینیملز سے, اور وہ تو ان کا سروائیول کے انسٹنکٹ ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ انڈر سٹریس رہ کر ہی کام کرتے تھے, اور ان کی ایک پریشر رہتا تھا. تو کیونکہ ہماری آلدو ایوولوشن کے ساتھ ساتھ پھر بھی کہیں آپ کے اندر وہ چیز رہ جاتی ہے. تو جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کام ہم نے کرنا ہے تو وہ ایک ہماری پرانی وہ جسے کہتے ہیں انسان کے اندر وہ ایک چیز آ گئی ہے, وہ ایک آ جاتی ہے کہ شاید مجھے کوئی تھریٹ ہے, اب میں جلدی سے وہ چیز کروں, رائٹ. سو وہ اس وجہ سے ایک خصلت میں بھی شاید ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا ابھی تو ٹائم پڑا ہوا ہے, جب آخری ٹائم آئے گا ہم کر تو لیتے ہیں, جلدی سے کر لیں گے اس کو. شاید یہ بھی ریزن ہے کہ بہت زیادہ ہمارے اوپر پریشر ہے اور انڈیو پریشر ہم لے کر ساتھ چل رہے ہیں. اس سے کس طرح سے ہم نقصان فیس کر رہے ہیں اور کتنا ہمارے معاملات الجھتے چلے جا رہے ہیں, ذرا خالد جاوید انور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیوں جلد باز ہو گئی ہماری قوم اتنا. تھینک یو ویری مچ مس سہما. جلد باز کیوں ہو گئی ہے ہماری قوم؟ دیکھیں, جلد بازی یا کوئی جلدی میں کام کرنا یا کوئی ریئیکٹ کرنا یا ایکشن شو کرنا یا بیہیویئر شو کرنا, جیسے کہ ابھی مس ثنا نے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک ٹائم سیونگ کا فیکٹر ہوتا ہے. تو میں اس میں ایڈ آن کروں کہ ٹائم سیونگ کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اندر سے مطمئن نہیں ہیں, اطمینان نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, پرسنالٹی سٹیبل نہیں ہے, آپ کی سوچ, آپ کی عقل فہم سٹیبل نہیں ہے, تو آپ یہ ایسا کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. تو اگر آپ مطمئن ہوں اس بات کے اوپر بھی کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے, جو مجھے ملنا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا, وہ مجھے مل کے رہے گا. اب بات یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی خوشخبری نہیں آئی, خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ کوئی بری خبر نہیں آئی. تو اس لیے وہ جو اطمینان اگر اندر ہوگا تو سارے کام آپ کے تسلی بخش ہوں گے, آپ مطمئن ہو کے کام کریں گے, کوئی جلد بازی بھی نہیں کریں گے. اچھا, ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ جو مس ثنا نے بتایا کہ ٹائم سیونگ کا ہے, دوسرا خوف ہے, خدشہ ہے, خطرہ ہے کسی چیز کے چھن جانے کا. میں نے پریمبل پہلے بتایا, ابھی میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ وہ جو خوف ہے, وہ جو کہتے ہیں فیئر آف لاس, کہ بھی یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو وہ جو مطلب فیلنگز ہیں, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, وہ آپ کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. بیسیکلی آپ کی جو پرسنالٹی کے کریکٹرسٹکس ہیں, وہ جو کانفیڈنس والے تھے, وہ جو اطمینان والے تھے, وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بڑوں کے پاس بیٹھنا کم کر گئے ہیں. اب وہ خود سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بڑے تورخم سمجھتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. اب انہیں بتائیں کہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ مولانا رومی سے زیادہ بڑے لوگ تھے. اب دیکھیں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد, کہ میں اس وقت, اس سے پہلے وہ مولوی تھے, اس سے پہلے وہ یعنی کہ سارا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بنا جب تک میں نے غلامی نہیں کی. اب وہ غلامی کا ایلیمنٹ سٹارٹ کہاں سے ہوا کہ جیسے حضرت شمس تبریز آتے ہیں, نیچے مولانا جلال الدین روم بیٹھے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, بچوں کو پڑھا رہے تھے. اب یہاں پہ جلد بازی کا مظاہرہ ہوا. اگر وہ ایسا جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ان کا ٹائم بچ سکتا تھا. اچھا, مثال کے طور پہ انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ این آست کہ تو نمی دانی, کہ یہ وہ کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے. چونکہ جلد بازی میں کہہ دیا انہوں نے. اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی میں کتابیں گرا دی شاہ شمس تبریز نے, پھر اس کے بعد نکال کے دکھا دی, ان کا یہ کون سا علم ہے, اور وہ چلے گئے. اب پیچھے پیچھے مولانا روم ان کے ہیں, 3 سال تک نہیں ملے ان کو,
क्यों? चूंकि वो जल्दबाजी का फैसला था, चूंकि जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया कि आपको क्या पता है कि क्या है। अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते, अगर वो थोड़ा सा रुक लेते, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते, उनसे पूछ लेते, बैठा लेते, आप बैठे चाय पिए, पानी पिए, फिर वो इस नहज पे आ जाते, तो उनको वो 3 साल इंतजार ना करना पड़ता। तो बात सिर्फ आ गई आपके दिल के इत्मीनान की कि आप अंदर से कितना कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। अब इसमें जो मिसाल आपने दी, इसमें जल्दबाजी का फैक्टर भी आ गया और फौरी रद्द-ए-अमल का भी आ गया कि एक तो आपने जल्दबाजी की, ऊपर से रिएक्शन भी शो किया, तो उसमें खमियाजा क्या भुगतना पड़ता कि 3 साल तक आप ढूंढते रहे उनको। बिल्कुल 3 साल तक, 3 साल के बाद कहीं कहीं किताबों में 7 साल भी लिखा हुआ है कि वो ढूंढते रहे भी मुझे वो मिल जाए, फिर कहीं जाके उनको 3-4 साल के बाद आपकी दोबारा से मुलाकात हुई तो फिर उनके वो असबाब शुरू हुए। तो बात ये है कि हमारी जो जनरेशन है जब तक बड़ों के पास नहीं बैठेगी, बुजुर्गों के पास नहीं बैठेगी, जब तक उनको पढ़ेगी नहीं, जरूरी नहीं है कि आप बैठें, लेकिन अपने आप को इतना ना समझें आप कि जी मैं ही सब कुछ हूं, हम तो चुटकी बजाएंगे और सब कुछ हल हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है नौजवानों में स्पेशली, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है ना? क्यों हमारे नौजवान ये सोचता है कि मैं चुटकी बजाऊंगा और सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मैं तो आंख बंद करके सोऊंगा, सुबह सारी खुशखबरियां ही खुशखबरियां होगी। ऐसा कहाँ से सोच हमारे अंदर इतनी डेवलप होती चली जा रही है? थैंक यू सो मच। इतना मज़ेदार क्वेश्चन आपने किया, और अगर मुझे कोई नौजवान देख रहे होंगे तो वो ये चीज़ सुने कि सबसे पहले ये होता है कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। और जैसे खालिद साहब ने भी बात की कि ये एक एग्जांपल आपको दे दी कि पहले तो जल्दबाज है, फिर वही जल्दबाज रिएक्शन भी देता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको क्या बियर करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें वाई पे जाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली तो बहुत सारे इसके डिफरेंट फैक्टर्स है, बट मैं एक को टच करूंगी जो इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है हम लोगों के अंदर। हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते, पर्सनालिटी को मैनेज नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। सो प्रॉम्प्ट रिएक्शन देते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। सही, ठीक है। और इवन थॉट आती भी नहीं है, उसको दिमाग तक जाने नहीं देते। सही। जो सुनते देखते उस पर रिएक्शन दे देते। तो मीनवाइल एक थोड़ा सा बीच में अगर स्टॉप हो जाए, बीच में थोड़े टाइम के लिए हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर आप रुक जाते हैं और आप सोचने को तैयार हो जाते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं इसका क्या रिजल्ट होगा, सही, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। दूसरी चीज ये कि बिलीफ, ये जो अभी डिस्कशन हमारी चल रही है ये बिलीफ पे है कि आपका बिलीफ क्या है। सही। कि हमारे एज अ होल में अगर बात करें तो हमारे मतलब हमारी पर्सनैलिटीज में, हमारी लाइफ में और ओवरऑल भी अगर बात करें तो बिलीफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है जो हम लोगों पे आता है। तो ये बिलीफ के हम स्ट्रगल करके कोई चीज़ लेंगे तो हमारे पास आएगी, या वो आप वाली बात है कि रातों रात सोए और बन जाएंगे। असल में हमने वो अलादीन की चिराग वाली स्टोरी सुनी हुई है, तो उन स्टोरीज के इम्पैक्ट में हमारे दिमाग में वही इमेज बना हुआ है कि इधर से जी अलादीन आया और ये चिराग मिल गया। तो हमें ये बिलीफ बनाना पड़ेगा, बिलीफ पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं इस पे टोटल एग्री करती हूँ। समटाइम्स आपका लग जाता है चांस, जैकपॉट लग जाता है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू स्ट्रगल करनी है, आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगी डेफिनेटली। जब तक आप बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो इमारत है वो मजबूत नहीं हो सकती। यकीनन ऐसे ही मैं ऑलवेज ये प्रेफर करती हूँ कि आप अपनी बेसिस स्ट्रॉन्ग करें। बेसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहला स्टेप ही यही होगा कि हम सोचेंगे देन प्लान करेंगे, देन हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अदरवाइज तो प्रॉम्प्ट रिएक्शन आएगा और उसका डेफिनेटली उस रिएक्शन का जब रिएक्शन आएगा तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे, और फिर वो शायद हम अंडरस्टैंडिंग भी नहीं डेवलप कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात बेमायनी है, कोई इसको समझ नहीं रहा, या हम जो करना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, इसको कोई जो है वो वर्थ नहीं दे रहा, ये वैल्यूएबल नहीं। बहुत सारी ऐसी सोचें भी साथ चलती रहती हैं सना, जैसे कि अभी दोनों मेहमानों ने बड़ी अच्छे अंदाज में बड़ी अच्छी मिसालें देकर ये वाज़ेह किया कि फौरी रद्द-ए-अमल यकीनन नुकसानदेह साबित होता है, और जहाँ हम फौरी रद्द-ए-अमल के साथ जल्दबाजी को मिला रहे हैं तो यकीनन ये दोनों चीज़ें साथ ही चल रही हैं। अच्छा, ये जो जल्दबाजी है, थोड़ा सा हमें ज़रा ज़हनी कैफियत के हवाले से ही बताएं। हम कुछ लोगों को देखते हैं हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं,
जल्दी जल्दी बोलते हैं, तेज तेज बातें करते हैं, इवन की ओवरलैपिंग हो रही होती है, खाना भी तेजी से खा रहे हैं, किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे, कोई काम कर रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कर रहे हैं, सो के भी जल्दी से उठ जाते हैं। ये कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है, इनके पीछे कौन से रीजंस हैं साइकोलॉजिकली, इसको हमें बताइए। हुमा देखिए, एक तो अगर हम जब इस ज़माने के हिसाब से बात करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि आपको यंगस्टर्स में नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ऑल्दो आई वुड डिसएग्री कि ये ज़माने के हिसाब से हैं, तो उसमें जो इवन बड़े भी हैं वो भी इसी का शिकार होते जा रहे हैं। एंड द थिंग इज़ कि बहुत ग्लोरिफिकेशन है ऑफ जल्दी चीज़ों को करना, कुछ अचीव भी बहुत जल्दी करना, तो वो ग्लोरिफिकेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग बहुत इसके इसको समझ रहे हैं कि बहुत कोई अच्छी चीज़ है कि मैंने बहुत जल्दी ये अचीव कर लिया और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच गया, तो उसका भी रीज़न है। फिर दूसरा ये कि हम स्लो एंड स्टडी, जैसे इन्होंने कहा, विंस द रेस, बट हम लोग अब उसको कहीं ना कहीं इक्वेट करते हैं विद लेजीनेस। अगर कोई बंदा बड़ा अपना स्लो पेस से काम कर रहा है तो हम उसको लेजी कह देंगे, तो यू गेट इट, उसके बड़े फिर आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, देन you also want to become the part of the rushing system. दूसरी जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्यों ऐसी कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, देखिए कुछ लोग सर्वाइवल मोड में ही रह जाते हैं, जैसे कि उनकी ज़िंदगी के हम जो भी करते हैं वो हम अपने बचपन के हालात के हिसाब से एक जिसे हम कहते हैं पैटर्न डेवलप कर लेते हैं, एक हमारा स्क्रिप्ट बन जाता है कि हमने अब इस तरह ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी की ज़िंदगी में कोई उसको मुश्किल हालात फेस करने पड़े और उसको अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, अब क्योंकि उसके ऊपर वो हालात पड़ गए थे फ्रॉम अ यंग एज, तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, और वो उसी इंस्टिंक्ट को यूज़ करते हुए, उस मोड को लेते हुए जल्दी जल्दी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि वो डिप्रेस्ड भी है, प्रेशराइज्ड भी है, एग्जैक्ट, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत पड़ गई हैं, तो और उसको लगता है टाइम कम है और मैंने अचीव ज़्यादा करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है। और इसी तरह के सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में जब लोग होते हैं और उनको बहुत शुरू से ही रश करना पड़ जाता है, रीज़न में व्हाट, तो फिर वो डेवलप हो जाती है उनकी एक पर्सनैलिटी जहाँ वो उनका बोलना भी तेज़ हो जाता है, खाना भी तेज़ हो जाता है। सो वॉट एवर दे डू, उनको हम बताते हैं जब अगर वो हमारे पास थेरेपी में आए कि you have survived, now you have to calm down, right? वो जो सर्वाइवल आपका इंस्टिंक्ट ऑन हो गया है और 24/7 ऑन है, उसको अब बंद करने की, स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है। एंड देन ऑफ कोर्स उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, हाउ यू डू इट, एंड देन उसका एक बड़ा अच्छा एक इंग्लिश का मुहावरा ये कि स्लीप ओवर इट, चीज़ों को रिएक्शन, और जहाँ आप उसकी बात करते हैं तो जब आपके साथ कोई भी चीज़ हो, यू ट्राई टू स्लीप ओवर इट। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी किसी से बहस हो गई और आपका कोई मसला हो गया, अब आप उस रात को सोएं आराम से और फिर जब नेक्स्ट सुबह उठें तो फिर उसके बारे में फैसला लें और उसको फिर आप रिफ्लेक्ट बैक करें। वाई? बिकॉज जिस वक्त वो सिचुएशन है उस वक्त आपके इमोशंस हाइटेंड हैं, राइट? आपका काम करना, दिमाग उस तरह बंद हो गया है, रैशनल थिंकिंग आपकी अफेक्टेड है। तो व्हेन यू स्लीप ओवर इट एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप विद अ रैशनल माइंड एंड वो जो इमोशनल एक रश है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जल्दबाजी में मुब्तला हैं कुछ लोग, बहुत जल्दबाज होते हैं, फौरन से रिएक्शन दे देते हैं, एकदम उन्हें बात समझ नहीं आती, उनका बोलना लाजमी होता है और बहुत तल्ख कलामी कर जाते हैं बाज़ औक़ात। ये भी यकीनन कोई डिसऑर्डर है और फिर इसको ट्रीट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? डिसऑर्डर तो नहीं है ये, लेकिन ये कि इट्स एन इशू इन अ सेंस। वही है कि पैटर्न डेवलप हो गया। जो लोग फौरन रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक तो समझना ये कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आप ये करते हैं कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, एंड देन यू रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैट प्लेस वेयर यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन ऑल्सो। रिएक्शन तो ये कि आपने अभी सुना और उसको प्रोसेस ही नहीं किया एंड यू वांट टू, सुनते भी नहीं है, आधी बात से जो है वो एकदम से रिएक्शन शो कर जाते हैं। ये कैसे अफराद हैं, क्यों वो रिएक्टिव हो जाते हैं इतना ज्यादा? वो बड़ों की बात नहीं सुनते, वो छोटों को बात नहीं करने देते, बस जो उनके जहन में है वो सबको बताना भी है और वही सुनना है, वही सबको मानना भी है। खालिद साहब, ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं। थैंक यू मिस हुमा। मेरा चूंकि ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। टेक फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये सेल फोन है, इसके अंदर जो कुछ है वो क्या करता है वो बेहतर कौन बता सकता है? तो आप कहेंगे जो इसका मैन्युफैक्चरर है। ये कप पड़ा हुआ है, इस कप के अंदर मटेरियल कौन सा है और ये वो क्या काम कर सकता है वो इसका बनाने वाला बता सकता है।
اور یہ جو مشین آپ کے سامنے بیٹھی ہے جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہتر کون بتا سکتا ہے؟ اس کو بنانے والا، اس کا بنانے والا۔ تو ہم اگر بنانے والے کو دیکھیں تو بنانے والا کیا کہتا ہے کہ یاد رکھو 4 چیزیں میرے پاس ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور چوتھی بات آپ کے دلوں کا اطمینان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذکر میں ہے۔ تو جب آپ اس کے بنانے والے سے رابطہ نہیں کریں گے تو پھر میرے جیسے بہت سارے لوگ بتاتے رہیں گے باتیں آپ کو، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہی آپ کو بتانے والا ہے۔ اگر وہ کانفیڈنس آپ کے اندر آ جائے کہ میری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کانفیڈنس آ جائے کہ میرا رزق اس کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے کسی کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا دل کا سکون جو ہے وہ اس کے ذکر میں ہے، تو پھر آپ کو لیفٹ رائٹ میں چیزیں میٹر نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے دل کا اطمینان تو میرے ذکر میں ہے بھائی۔ تم چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تم پیسوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تم گاڑیوں بنگلوں کوٹھیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، وہاں سے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ کسی بھی انسان کا آخر کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ پلیئر، وہ چاہتا ہے سکون، وہ چاہتا ہے اطمینان، وہ جلد بازی کا اینڈ رزلٹ کیا اور چاہتا ہے کہ اطمینان ملے، مجھے وہ مل جائے۔ وہ سکون اس کو نہیں ملے گا چونکہ وہ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے، بغیر کنیکشن کے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اس لیے تو نوجوان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بنانے والے کے ساتھ، کہ بھائی اس کو سمجھو، اس کو سوچو، اس سے بات کرو، وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ آپ کہاں پہ کیسے پلیئر لے سکتے ہیں۔ تو اطمینان مس ہما بہت بڑی چیز ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر آپ کو صبح، چونکہ اگر دیکھیں تو 7.5 ارب میرا خیال دنیا میں لوگ ہیں، اور ہر روز یعنی روزانہ کی بنیاد پہ 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آج کل تو کرونا کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ کا ان 1.5 لاکھ لوگوں میں نام نہیں آیا، تو شکر ادا کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جلد بازی سے بچیں گے آپ، شکر یار۔ اگر آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار بھی انٹیکٹ ہیں، تو یہ بھی شکر کرنے کی بات ہے کہ ان کا نمبر بھی نہیں آیا۔ جو جملہ میں نے شروع میں کہا تھا، خوشی کی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی خوشخبری نہیں آئی، خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ کوئی بری خبر نہیں آئی۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے نا۔ ذرا اسی پوائنٹ پہ اگر فوکس کریں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں، جیسے کہ ابھی خالد صاحب نے کہا کہ صبح آنکھ کا کھلنا اور پھر یہ شکر ادا کرنا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، ہم خوشخبری یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ ہم زندہ ہیں، آج ایک اور دن ہمیں ملا ہے انجوائے کرنے کے لیے، زندگی کا ایک اور دن خوشی سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اس کو محسوس ہی نہیں کرنا۔ یہ جو محسوس نہ کرنے کی کیفیت ہے، بس جو ذہن میں سوچا ہے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے دن گزرنا ہے، دن گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، ان میں سے آدھے کام ہوئے، آدھے نہیں ہو سکے، آدھوں کا پریشر کل پہ ڈال دیا، آدھوں کا پریشر جو ہے وہ ہم نے آج ہی اتنا زیادہ بیئر کیا کہ ہم نے کوئی اور چیز محسوس نہیں کی۔ محسوس نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کوئی چیز نہیں سیلیبریٹ کرے، اس لیے شاید ری ایکٹیو ہو گئے، بس ٹھیک ہے جو آدھا سنا اس پہ ری ایکٹ کر دیا، جو کرنا تھا وہ کیا، جو نہیں ہو سکا اس کے لیے ملال کر لیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے محسوس کرنے کے طریقہ کار بھی ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے اس کا قصوروار؟ اچھا عما، اس میں اس سوال کے جواب میں آپ کو 2 کانسیپٹس جو میری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہیں، میں نے سیکھے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مختلف لوگ ڈیفینیٹلی سن رہے ہوں گے کہ دنیا میں 2 طرح کی سکسیس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ایک ٹینجیبل اور ایک انٹینجیبل سکسیس ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری سکسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹینجیبل سکسیس یہ کہ جو آپ نے کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے کہ گھر، گاڑی، بنگلہ، آپ کی ڈگریز ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، جیسے ہو گیا آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، دس از ٹینجیبل سکسیس، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو کہ دس از سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ انٹینجیبل سکسیس کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ ہم لوگوں کے اندر کبھی کسی نے ڈالا ہی نہیں، یا کہیں بہت مسنگ ہے۔ واٹ از انٹینجیبل سکسیس؟ انٹینجیبل سکسیس یہ ہے کہ دنیا میں آپ جو بھی کرتے ہیں، لائک واٹ ایور یو ڈو ان دس ورلڈ، دیٹ کاؤنٹس اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو دا لاسٹ جرنی۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کنیکشن اس اوپر والے کے ساتھ ہے، تو ٹینجیبل سکسیس کے لیے ہم ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کا، اگر یہاں پہ کوئی ایسا کیمرہ ہو جو دنیا کو فوکس کر سکے ایک ساتھ، تو ہم سارے لوگ سرکل میں گھوم رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، بہت جلدی میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم ٹینجیبل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ صحیح۔
और जल्दी में क्यों है? क्योंकि हमें इंटेंजिबल का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है। अब देखिए इंटेंजिबल क्या है कि आप अभी मेरे साथ बात करिए ना, हाउ सेटिस्फाइड आर यू ना, अभी मतलब आप मेरे साथ बात करिए तो कितनी सेटिस्फाइड हैं। आपने सुबह घर से यहाँ तक ट्रेवल किया तो आप कितनी सेटिस्फाइड जो है ना अपने पैशन के साथ काम पे आ रही थी, ठीक है। आपको चाहे दुनिया कुछ के आपने काम करना है और वो कितनी सेटिस्फेक्शन से करना है। सही। आपने हर काम में कितना सच बोलना है, आपने वैल्यूज़ को कितना मैटर करना है। और देखिए आपको बहुत दफ़े मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। आई रिमेंबर कि मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया था जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किया करती थी। अभी मैं अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग के साथ भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा काम करती हूँ। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैं मॉनेटरी सक्सेस या टेंजिबल या फाइनेंशियल तरफ ही नहीं देख रही, मैं इनटेंजिबल भी देख रही हूँ कि मेरा कुछ हिस्सा इनटेंजिबली कंट्रीब्यूट कर रहा हो कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो लास्ट टाइम मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ। सही। लोग लेगेसी के उसमें नहीं होते, लोगों की लेगेसीज के पीछे भाग रहे होते, वो ये उनका प्रोसेस नहीं फोकस करते कि उन्होंने ये लेगेसी का जो जर्नी है वो कैसे ट्रेवल किया। सही। तो आप जो भी काम करें तो पहले इंटेंजिबल सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है कि वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होती, बट यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन, ठीक है। वो लोगों को आपके चेहरे से मुतमईन और लोगों को आपके एक्शन से आप मुतमईन नज़र आ रहे होते हैं, आपको अपना बड़ा सेटिस्फाइड लग रहा होता है। आप हर वक्त जो है ना आप कहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं रहते हो। सही। आप सेटिस्फाइड हो, आपसे कुछ गलती भी हो जाती है तो ओके फाइन हो गई है, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन आएगी आपको कैसे? सही कि आपने उस गलती को हो गई आपसे गलती, आपने मान लिया कि एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है दिस समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत कमिट कर लिया है, तो आप उस गलती को जाके ठीक कर लेंगी। और अगर ऐसा चांस नहीं है कि आप उसको ठीक ना कर सकें तो आपने समझ लिया कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये नहीं करना और उससे अवॉइड करना है, तो वो क्या हो गया, वो गलती आपको गिल्टी फील होने से बेहतर है कि सेटिस्फेक्शन दे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते सना। ऐसा क्यों होता है? मेरे जहन में हिना की बात से एक सवाल आ रहा है और वो मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी में जो है वो कोई जवाब दे देते हैं, किसी से बदतमीज़ी कर देते हैं, बदकलामी कर लेते हैं, बाद में उन्हें पछतावा होता है और फिर बाद में जाके वो उस पर अपोलोजाइज भी करते हैं, सॉरी भी कमिट करते हैं और फिर यकीनन उनको पछतावा होता है तो वो इसको रियलाइज़ करते हैं। बात का सोचना पहले क्यों नहीं सोच पाते? इसके पीछे भी कोई रीज़न है? जी, इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ लोगों के डिफेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वही उसके पीछे एक पूरी लाइफ स्टोरी होती है। डिफेंसेस हम उनको कहते हैं कि आप जैसे आपको कोई ख़तरा हुआ तो आपने फ़ौरन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। इसी तरह जब उनसे कोई बात कहता है तो उनकी जो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, राइट। उसके जुमले उनको अपने ऊपर अटैक लगते हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे, उनके सेल्फ पे। तो इसलिए अब जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो गया जिसमें डिफरेंट टाइप के डिफेंसेस होते हैं, तो अब आप उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, राइट। और रिएक्ट ही तभी करेंगे जब आपके डिफेंसेस ऑन होंगे। तो जिंदगी में अपने डिफेंसेस लोअर करना जो हम सिखाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जिसमें आप किसी को रिजेक्ट कर देंगे फौरन बिकॉज यू थिंक कि ये मुझ पर अटैक कर रहा है या ये मुझे रिजेक्ट करने लगा है, तो उससे पहले मैं इसे कर दूं, या सो वो आपकी इनसिक्योरिटीज जगा रहे, कुछ कर रहे, उस पर लोग रिएक्ट करते हैं। हाँ, बात वही है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन है, आपके डिफेंसेस ऑन है। अब जब तक ऑफ नहीं होंगे तब तक तो आप वो रिएक्टिव स्टेट से बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सो दैट इज वाई कहा यही जाता है, हमारे रिलीजन में भी पेशेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि उस वक्त आप सब्र कर लें, टाइम गुजार लें। गुस्से में भी क्या कहा जाता है कि आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो वॉक करें। व्हाई? बिकॉज इट चेंजेस योर मेंटल स्टेट एंड योर फिजियोलॉजिकल स्टेट एज वेल, जो कि ज़रूरी है। जिस स्टेट में आप चले गए जहाँ बॉडी आपको, और हम ट्रिगर्स कहते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट थे और बड़ा क्रिटिसाइज करते थे बच्चे को, तो उसके डिफेंसेस जैसे ही कोई उसको लगेगा कि कोई क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो, उसके डिफेंसेस हाई अलर्ट हो जाएंगे, तो वो फिर रिएक्ट करेगा। और हम देखते हैं कि हर वही बात है कि लाइफ स्टोरी है पीछे कि ये कहाँ से चला आ रहा है, क्यों इसका ट्रिगर जो है वो क्रिटिसिज्म किसी का ट्रिगर है, किसी का क्रिटिसिज्म कोई और चीज़ हो जाएगी। इवन बाज लोग तारीफ नहीं ले सकते, राइट, दे डोंट नो हाउ टू टेक इट। सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं, बैकग्राउंड। बिल्कुल, इनको ट्रीट करना कितना आसान है, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल बनाया? हाँ, इनका ट्रीटमेंट ये है कि बिकॉज इट्स, देखिए
ये पैटर्न्स हम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए। अब ऐसे तो नहीं कि वन फाइन डे यू वोक अप एज अ डिफेंसिव पर्सन, नो, राइट? तो ये बिल्ड हुआ है। तो जो चीज़ बिल्ड हुई है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सकती है, आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स है उसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि आप वापस वहाँ जाते हैं और पहले अवेयर होते हैं, आप अवेयर करते हैं अपने पेशेंट या क्लाइंट को या जिसको ये इशू हो, उसको अवेयर करते हैं कि ये यहाँ से अराइज हुआ है, right? It doesn't mean because your parents were critical or your whatever authority figures, teachers were critical or strict, it doesn't mean that everybody is critical, ठीक है? और जैसे बाज़ लोगों का एक्सपीरियंस अगर सर्टन एज के लोगों के साथ बुरा रहा होता है, तो फॉर एग्जांपल 50s की एज में थे सारे जो उनकी ज़िंदगी में हार्श लोग थे, तो वो जैसे ही उस एज के लोगों को देखते हैं वो यू नो डिफेंसिव हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम करके बिल्ड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जाता है। एक्सरसाइजेज होती हैं, मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं जहां पर आप यू टॉक टू योरसेल्फ एंड यूर इन अ सिमिलर सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं ना फेमिलियर फीलिंग आ गई है कि अच्छा ये वही हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल राइट? तो मैं फौरन एकदम से एक्टिव होते हैं, उनको जो है वो कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनको चैनलाइज करना कितना आसान है या क्या तरीकेकार है, इसके लिए सॉल्यूशंस और सजेशंस पे बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें सबसे पहले बात हो रही है कि हम क्यों जल्दबाज होते चले जा रहे हैं, जल्दबाजी और इसके साथ फौरी रद्द अमल के क्या नुकसानात हैं, किस तरह से जल्दबाजी हमारे मामलात में उलझाव का सबब बन रही है, इसको कंट्रोल करना कितना आसान है और कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। अब हम उनकी जानिब बढ़ेंगे और अपने तीनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि हमें सजेस्ट करें कि कैसे हम अब जल्दबाजी को छोड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा दिल कर रहा हो, जब हमारा जहन कह रहा हो कि हमने फ़ौरन से रिएक्ट करना है, फौरी रद्द अमल देना है, तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, कैसे चैनलाइज करनी है अपनी इस फीलिंग को, और ये जल्दबाजी की कैफियत को भी हमने किसी हद तक कंट्रोल करना है। कैसे कर सकते हैं जी, सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या है जानेंगे। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल्स करके, और साथ ही साथ हमें बता सकते हैं कि जल्दबाजी को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं और वक्त की कदर करना कितना ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी किस तरह से एक इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है और एक इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। नज़्म व ज़ब्त में आना कितना ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है हमारे लिए कि वक्त की कदर कीमत को हम ना सिर्फ जानें बल्कि इसको हम किसी हद तक अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। हम बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिसेस में लैक कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस पर भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सना खान हैं, खालिद जावेद अनवर साहब हैं और हिना निसार हैं, जिनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे कि फौरी रद्द अमल को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और जल्दबाजी को भी हमने किसी हद तक मैनेज करना है। खालिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सना से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी सजेशंस दी। मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी सजेस्ट कर दीजिए जल्दी से कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जल्दबाजी की कैफियत को और फौरी रद्द अमल को कैसे चैनलाइज करना है। थैंक यू मिस। बात यूं है कि मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि मताए बेबहा है, बेशुमार ख़जाना है ये। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी, मुकामे बंदगी देकर न लूँ मैं शान खुदाबंदी। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आप मुझे अब सिखाने की बात कर रही हैं कि भी कैसे सिखाएं या कैसे चेंज करें, तो वो क्या था, क्या वो मकतब की, वो स्कूल की या एनवायरनमेंट की थी, क्या वजह क्या थी? बेसिकली वो कनेक्शन था जो अपने बनाने वाले के साथ। बेशक ऐसे ही है, तो जब तक बनाने वाले के साथ हम कनेक्शन डेवलप नहीं करेंगे, जब तक ये अज्यूम नहीं कर लेंगे भी जो है वो वहाँ से, जैसा कि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि आप एक दुआ करें,
सही। अब दुआ क्या करे, कहते ऐ मेरे मालिक जो मेरे मुकद्दर में नहीं है उसकी तगो दो मुझसे निकाल दे, उसका पीछा करना मेरे से निकाल दे, उसके पीछे लड़ना मरना मेरे से निकाल दे जो मेरे मुकद्दर में नहीं है। सही। और चूंकि हमें पता नहीं है क्या मुकद्दर में है तो उससे बात करेंगे ना, कभी जो मेरे मुकद्दर में नहीं है, अगर जॉब है, अगर शादी है, अगर कोई टेंजिबल सक्सेस की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज जो मेरे मुकद्दर में नहीं है वो निकाल दे, और जो मेरे मुकद्दर में है उसका हसूल आसान बना दे। सुभान अल्लाह, बहुत। तो जब हसूल आसान होगा तो फिर जल्दबाजी नहीं होगी। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर, ये सोल्यूशन या रेमेडी जो इसकी है, वो हजरत इंसान को उसके बनाने वाले के साथ कनेक्शन जो जरूरी है वो करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर घर का पंखा खराब है, छत वाला पंखा खराब है, और आप छड़ी पकड़ते हैं, बटन ऑन है, छड़ी से हिलाते हैं वो चल पड़ता है। सही। और इसके बाद रात को दिन को बंद किया, अगले दिन फिर उसको चलाना था, फिर छड़ी पकड़ी, वो छड़ी से रोजाना करते रहे तो ऐसे ही फंसे रहेंगे। तो आप उसका स्विच ठीक क्यों नहीं कराते? सही। अगर आप उसको ठीक करवा देंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलेगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि उसका कनेक्शन स्टेबल हो गया अभी। तो जब तक हजरत इंसान का कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा उतनी देर तक वो इन मसाइल का शिकार रहेगा। कितने लोग सुबह उठते हैं, वो कहते हैं आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज ये करूंगा। कितने लोग उठ के कहते हैं कि आज देखते हैं कि मेरा मालिक मुझसे क्या करवाता है। ठीक है, तो बात सिर्फ कनेक्शन की है। मेरे इख्तियार में है क्या? पत्ता नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के, तो मेरे हाथ में तो है ही कुछ नहीं है। तो जब उसी से, अब जहां तक टेंजिबल बात की थी मैडम ने कि भी ये सक्सेस के एलिमेंट्स हैं, अगर हम देखें जिंदगी गुजारने के लिए हम, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ अ कपल ऑफ इयर्स बैक कि भी मैं किसको सुनूं, किसको पढ़ूं, भी जिंदगी क्या है, इंसान क्या है। तो जिन्होंने मुझे बताया, जो यहाँ खित्ते में बुजुर्गान दीन आए, तो मैंने कहा उनको पढ़ता हूँ। तो फिर मैंने लोगों को पढ़ना शुरू किया, बुजुर्गों को पढ़ना शुरू किया। हजरत अली बिन उस्मान अल जलाबी रहमतुल्लाह अलैह दादा साहब, उनकी बुक्स लिखी, कशफुल महजूब और भी हैं, मैंने उनको पढ़ा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन की बुक्स हैं, उनको मैंने पढ़ा। तो फिर समझ में आना शुरू हुआ कि यार हजरत इंसान हकीकत में है क्या। तो जब उसको अपने बारे में पता चल जाता है तो फिर वो जल्दबाजी से भी बचेगा, फिर वो गलत फैसलों से भी बचेगा, फिर वो सब्र, वो शुक्र और कनात की तरफ भी जाएगा। अब बात जो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो मैं और बढ़ा दूंगा, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। अब नेमत उसकी क्या है? आपकी अक्ल है, फहम है, दानिस्त है, आंख है, जिस्म है, खूबसूरती है, ये सब उसकी नेमतें हैं, वो कर देगा। अगर ना मिले, अगर ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत ना मिले तो फिर क्या करना है? फिर कहता सब्र करना। सही। जब सब्र करोगे तो फिर क्या होगा? वो कहता इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ होता हूं। एक तरफ वो अपनी नेमतें दे रहा है, दूसरी तरफ कहता है कि अगर नेमतें ना मिले तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो ज्यादा बेहतर क्या है? सब्र करना। सब्र करना, चूंकि वो देने वाली हस्ती आपके साथ है। चूंकि कुरान, हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि जो भी कुरान पाक में लिखा सच, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच। अगर अल्लाह फरमाते हैं भी मैं साथ हूंगा, तो ये कैसे मेरे दिल में आएगा कि वो मेरे साथ है? जब तक कनेक्शन नहीं है तो नहीं आएगा। फिर मैं जल्दबाजी करेंगे, गलत फैसले करेंगे। खूबसूरत सजेशन आपकी जानिब से आई है ना, आप भी सजेस्ट कर दीजिए हमें कि किस तरह से फौरी रद्द अमल से बचा जा सकता है। हुमा, मैं 2-3 चीज़ें जो है ना शॉर्टली शेयर करती हूँ आपके साथ। एक तो चीज़ जो समझने की ज़रूरत है इस वक्त हमें कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। आप कोई भी काम करने जाएं, आप उससे पहले, हम जल्दबाजी बेसिकली करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सही। हम एक्शन पे फोकस करते हैं, हम प्रोसेस पे या एंड रिजल्ट पे, या हमारा एक विजन नहीं होता, हम प्रॉम्प्टली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अपने बारे में सोचें, सेल्फ एनालिसिस एंड अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। उसके लिए ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। ठीक। डिवाइड योर सेल्फ मीन्स योर रूटीन, योर प्रोसेसेस, एवरीथिंग यू डू इन अ सेपरेट सेगमेंट। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखें और अपने आप को भी सोचें कि अगर मुझे आज ये काम करना है तो ये क्यों करना है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने कहा था कि लोग गलतियों पे रिएक्ट करते हैं, तो इसको एक सादा और आसान फार्मूले में मैं बताऊंगी। लास्ट एक फार्मूला, लास्ट का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम का लास्ट है, बट लास्ट इज अ फार्मूला। एल फॉर लिसन, ठीक है, A for apologize, S for solution and T for thank you। अच्छा, जब भी कोई आपको गलती बताता है या कोई आपको मतलब कोई भी किसी भी तरह की बात बताता है या इवन फीडबैक देता है, हम तो फीडबैक भी एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होते, इवन क्रिटिसिज्म भी देता है,
तो आप एक अपने फार्मूले को अपने साथ अटैच कर लें, और मैं इस पर अमल करती हूँ कि आप उसकी बात को पहले गौर से सुन लें, और गौर से सुनने के लिए आपको यही पेशेंस खालिद साहब ने जो कहा, इसी की ज़रूरत है। आप जब पेशेंट से बात सुनेंगे 90% ऑफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम, और उसको सुनने में है, ठीक है, इवन मोर देन 90%। तो आप जब उसको सुन लेंगे ना, फिर आपकी जो गलती है, अव्वल तो आप अपोलोजाइज करें, और अगर आप मतलब आपने उसके साथ कुछ गलत किया तो अपोलोजाइज करें, नहीं है तो एक्नॉलेज करें कि उसने आपको बताया, ठीक है, और फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। या तो अपने आप को सोल्यूशन प्रोवाइड करें, या उस अगले के जिसके साथ आपने कोई मिस्टेक हो गई आपसे, या कुछ ऐसा हो गया जो आपकी वजह से कोई सफ़र कर रहा है, इस तरह से। सो एंड में सिर्फ सोल्यूशन तक बात नहीं जानी, आपने थैंक यू भी बोलना है कि यार ये जरूरी नहीं है, आपने मुझे ये रियलाइज कराया, मैं ये स्टेज पर पहुंचा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बहुत जरूरी है। कंटिन्यू करते हैं। नज़ाकत हुसैन हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई। नज़ाकत दोबारा कॉल करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं, जल्दबाजी और फौरी रद्द अमल को किस तरह से कंट्रोल करना है ना। आप अपनी बात को ही मुकम्मल कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो मैं थैंक यू की बात करी थी कि देखो, जब तक हम अगले को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे कि उसने हमें ये मिस्टेक बताई, तब तक हम जो है वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। हम यहाँ तक काम कर लेते हैं कि किसी ने गलती बताई तो दिल में मान लेते हैं कि यार ये गलत किया हुआ, ठीक है, तो उससे छुपा लेते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, एक्सपोज नहीं करते किसी भी अपनी फीलिंग को उस वक्त, लेकिन आपने एक्सपोज करना है। उसमें ये होता है कि जब अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जब आप लोगों से डिबेट करते हैं, सही, तो बहस बराए बहस होती है, तो उसमें बहस चली जाती है, फिर आप परसेप्शंस बना रहे होते हो और आगे बढ़ती जा रही होती है बात। तो मैंने अगेन मैं उस चीज़ पे चली जाऊंगी कि मैंने जो एक बात की थी कि ऑब्जेक्टिव, अगर आपकी और मेरी डिस्कशन हो रही है ना, तो बिहाइंड द सीन एक ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई पर्पस होना चाहिए। आप उसके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हैं, और अगर आप चीख के बताएंगे, जल्दी में उस पर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव तो कभी भी अचीव ही नहीं होगा। तो आउटकम जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि इम्पैक्टफुल डिस्कशन, कन्वर्सेशन, प्रोडक्टिव डिस्कशन, सही, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस ज़रूरत को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नज़ाकत हुसैन एक मरतबा फिर से हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ना काफी अच्छी से बड़ा परेशान रहता हूँ। ये मेरी जल्दबाजी का जो मेरा बहुत बड़ा मसला है मेरा, मैं काफी दफा नुकसान भी खा बैठा हूँ, काफी कर बैठा हूँ। ये मेरा परेशानी बहुत है। ये जल्दबाजी के बारे में आपसे कुछ लेना चाहता हूँ मशवरा। सना कुछ पूछना चाहेंगे आप? मुझे इनकी आवाज़ सही नहीं आ रही। क्या मैं जल्दबाजी में मुब्तला रहता हूँ हर वक्त, मेरा ये मसला है, मैं इससे तंग हूँ, उलझन का शिकार है। अच्छा, इनका नाम? ठीक है नज़ाकत साहब, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। आप प्रोग्राम देखते रहिए। सना से हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे अफराद हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं जो जल्दबाजी में मुब्तला रहते हैं, या वो ये रियलाइज भी करते हैं कि वो बहुत जल्दबाज हैं, फौरन रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका सोल्यूशन क्या है आपकी नज़र? इसका देखिए, एक तो सबसे पहले सोल्यूशन से थोड़ा हम डिसएग्री करते हैं। हमारी जितनी साइकोलॉजिस्ट की है हमारी जो फील्ड, इसमें हम इसलिए डिसएग्री करते हैं कि अगर आप सोल्यूशन पे भी जब आप बहुत फोकस्ड हो जाते हैं तो उसमें भी आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। यू वांट टू रीच टू अ पॉइंट, यू नो, तो उसमें ज़ाहिर है आप जल्दी करेंगे। बात ये होती है कि आपने प्रोसेस से गुजर कर ही एक चीज़ करनी है, उसको आपने समझना है। अगर आपका फोकस सोल्यूशन पर होता है तो तब भी आप यू मिस द प्रोसेस। तो मैं ये नहीं कह रही कि सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली गोल। आपने प्रोसेस से गुजर कर करना है। और जहाँ तक जल्दबाजी को रोकने की कोई टिप्स हैं, तो उसमें यही एक मैं आपको टिप दे सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो योर लाइफ हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो उसमें अगर मैं कोई ऐसा कॉमेंट दे दूंगी जो शायद आपकी सिचुएशन को सूट नहीं करेगा, तो दैट माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। उसमें यह है कि आप ने डिले करनी है। नीड हुई है ना आपको कि मैंने फला काम अभी करना है, ठीक है, और उसकी जल्दबाजी में आप तो आपने डिले करनी है। जिस वक्त आपको नीड होती है, मोस्टली हम लोगों को कहते हैं उस वक्त नीड को आपने छोड़ देना है कि अभी मुझे हो रही है, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, नहीं अभी मैंने नहीं करना ये, आप उसे नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में आप हर काम नेक्स्ट डे पे डाल दें, ये हम आपको जल्दबाजी की प्रैक्टिस से निकाल रहे हैं, आपकी बॉडी को उस वो हरिंग स्टेट से निकाल रहे हैं, और उसके लिए वही वैसी ऑपोजिट प्रैक्टिस आपको जो है ब्रेक करेगी हैबिट को। सो यू डिले द
नीड जब आपको हो रही है उसको। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी सोच को और इसको चैनलाइज करने की, इसको मैनेज करने की एक कोशिश करें। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, हुमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपकी दुआएं चाहिए। बात दरअसल ये है कि मैं कोई बहुत कामयाब इंसान तो नहीं हूँ दुनियावी हिसाब किताब से, मगर मैंने आप जैसी पढ़े लिखों से बहुत सी चीजें सीखी हैं। बात दरअसल ये है कि कहते हैं ना कि उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो उम्र मुफ्त यूं गंवाएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बात दरअसल ये है, टाइम ऐसी चीज है, वक्त ऐसी चीज है कि कुछ भी कर लो, कहीं का भी जोर लगा लो, वो टाइम आप वापस ला नहीं सकते। अक्लमंदी और जहानत और वक्त का तकाजा यही है कि टाइम के ऊपर ही सारे मामला को अंजाम देने चाहिए। इसमें बड़ी कामयाबी वो कामरानी है। मिसाल के तौर पे मैं इस उम्र में LLB मेरा रह गया था, मैं करना चाह रहा था, तो लेक्चर साहब ने कहा भाई अब आप बच्चों को कराएं, आपका टाइम आगे निकल गया। और वो कौमें जो सही वक्त पे सही फैसले नहीं करती, तो बहुत बर्बाद हो जाती हैं। ये कुदरत का एक सिलसिला है, ये मैकेनिज्म है। तो टाइम की कदर मंजिलत करनी चाहिए। अभी हम ये जो गुफ्तो शनीद कह रहे हैं, हम टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे टाइम जाया हो। कि वो देखिए, एक सर्टेन टाइम में सर्टेन काम ही करना ठीक है। जैसे लोहा जब गर्म होता है तो चाहे उसको आप कुछ भी बना लो, कैसे भी फोल्ड कर दो, मगर जब वो लोहा गर्म से ठंडा हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो कोई जोर लगा के भी कुछ होने वाला नहीं, वो टूट जाता है। तो हमारे कौम के बच्चों को, बड़ों को, सबको, माँ बाप को और जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि शऊर पैदा करे, आगाही पैदा करे कि डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी। और ऐसी चीज है जो बहुत महंगी है, तो टाइम की कदर मंजिलत करनी चाहिए। वरना कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या होगा। तो वही मामला है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पार्टिसिपेट करने का, इतनी पॉजिटिविटी के साथ और इतनी अच्छी सजेशंस हमारे साथ शेयर करने का। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। बैक सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और नाज़रीन, अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम ये जानेंगे कि वक्त की कदर करना क्यों ज़रूरी है और जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, वक्त के पाबंद होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ किस कदर आसान होती हैं, कितने कामयाब होते हैं वो लोग। कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम वक्त की कदर कीमत को ना सिर्फ जानें बल्कि वक्त की पाबंदी को भी अपनाएं, ताकि हम भी एक आसान और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ साथ नज़्म व ज़ब्त का क्या इम्पैक्ट, क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी डेली प्रैक्टिसेस में, हमारी रूटीन को कितना प्लान, कितना स्केड्यूल्ड, कितना मेंटेन होना चाहिए और इसको करने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है। इस पर आज के प्रोग्राम में जो है हम इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जहाँ हम पंक्चुअलिटी को अपना सकते हैं, अपनाएं, वहीं हमें ये भी देखना है कि हम नज़्म व ज़ब्त के कितने पाबंद हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करें, कितनी मैनेज्ड और प्लान्ड ज़िंदगी गुजारें और किस तरह से अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात को हम ऑर्गेनाइज करते चले जा रहे हैं। ये कितना आसान है या कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, इसके फ़वाइद क्या हैं। और वो लोग जो वक्त के पाबंद नहीं होते, जो पंक्चुअल नहीं होते, पंक्चुअलिटी को नहीं समझ सकते, इसकी अंडरस्टैंडिंग ही उनकी ज़िंदगी में नहीं है कि कितनी ज़रूरी है हमारे लिए हम वक्त के पाबंद बने, वक्त की कदर क्या है वो नहीं जानते, तो कितने मुश्किलात और कितने नुकसानात वो फेस करते हैं। इसको भी ज़रूर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खालिद साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, वक्त की कदर कीमत जानना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम वक्त के पाबंद बने और अपनी ज़िंदगियों को मैनेज करें। शुक्रिया मिस सुमा। मैं अगर इम्तियाज़ साहब जो हमारे कॉलर थे उनकी बात से मैं आगे लेके चलूं, तो उन्होंने कहा कि हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, कि लोहे पे चोट उस वक्त लगाओ जब वो गर्म है।
उससे पहले आप लगाओगे, उसके बाद में लगाओगे, तो आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। जो आप उसको बनाना चाहते हैं, जिस चीज़ में, जिस हालत में मोल्ड करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए वक्त पे फैसले करना या वक्त को उसकी कदर कीमत की का एहसास करना वो इंतहाई ज़रूरी है हर इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वक्त का एहसास नहीं करते, गाड़ी निकल गई, आपकी फ्लाइट निकल गई, आपका एग्जाम निकल गया, अगर आप उसके मुताबिक, तो ये बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन, सही, या इसको कहें आप टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरी अपनी ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, लोग डिफर कर सकते हैं, कि टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज सेल्फ मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम को क्या मैनेज करना है, आपने खुद को मैनेज करना है, कि 24 घंटे तो सबके लिए सेम है, सही। तो जब आपने खुद को मैनेज करना है तो उसको हम बोलेंगे भी सेल्फ मैनेजमेंट है ये। आपको उसके मुताबिक तो पहले मैंने देखना है कि मुझे काम कौन कौन से करने हैं, मुझे एक्टिविटीज कौन सी करनी है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन, एक नजर आने वाली है और एक नजर ना आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। मैं ऑफिस पहुंचा तो जाके मैंने अपने कुलीग से कहा, जूनियर कुलीग से, मैंने कहा यार वो पिछले महीने में जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसके मिनट्स तो देना। जब मैंने ऑफिस देखा, लश पश ऑफिस था, परफ्यूम, फूल, ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग। उसने एक ड्रॉ खोला, नहीं मिला। दूसरी फाइल ओपन की, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। फिर ऊपर कबर्ड में गया, नहीं मिला। कहा सर आप ऑफिस में चले, मैं लेके आता हूँ। वैसे तो नजर आ रहा कि ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ से ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक। दूसरा एक्सपीरियंस भी सुन ले, दूसरे ऑफिस में गया, दूसरा कुलीग के पास, मैंने कहा यार वो जो लास्ट मंथ मीटिंग हुई थी उसकी कॉपी तो दिखाई जरा मिनट्स की। तो ऑफिस देखा तो बड़ा ही टाइडी किस्म का, वो बड़ा ही अजीब सा, कुछ फाइल इधर पड़ी हुई है, चाय का कप इधर पड़ा हुआ है, तो बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड। सही। तो उसने कहा अच्छा सर देता हूँ। वो एक फाइल पे गया, खोला, पेपर निकाला, सर ये ले। अब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप फिजिकली भी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन मेंटली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, साइकोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसलिए हमें इन दोनों की जरूरत है कि आपको पता होगा कि आपके, और जब तक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, आपके एक्शंस क्लियर होंगे, तो फिर आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको उस विद इन द टाइम फ्रेम अपने आप को मैनेज करना है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना है। तो अगर आप नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। यकीनन है। और वो फेलियर की शक्ल में हो सकता है। वो कहते हैं कि व्हेन यू आर फेल टू प्रिपेयर, व्हेन यू आर फेल टू प्लान, देन गेट रेडी और बी प्रिपेयर्ड टू फेल। तो फिर नाकाम होने के लिए भी आप तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे जब तक आप चीजों की कदर नहीं करेंगे। अब कदर की जो बात की ना, वो मैडम की बात से एक बात याद है, टाइम हो तो मैं ऐड कर दूं। जी जरूर जरूर ऐड कीजिए। उन्होंने कहा था थैंक्स बोलने की। अब थैंक्स भी इसका एक हिस्सा है। आप देखें कि अगर मुझे कोई साहब आते हैं कि सर ये चाय का कप, ये चाय पिए आप, मैं अगर इसको अपना हक समझूं तो मेरी कमजोरी है। बिल्कुल। ये उसका कमाल था, उसकी आला ज़रफ़ी थी, उसने मुझे पेश किया। किसी ने गाड़ी का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया, अगर मैं हक समझूं, मैं बहुत बड़ा तोरम खान और मैं बड़ा फने खान, तो मेरा हक है ये, तो मतलब ये मेरी कमजोरी है, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप शुक्रिया, बेहतर तो ये है कि आप रेसिप्रोकेट करें। अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते तो शुक्रिया अदा करें। अगर वो भी नहीं करते दिल में तो समझो ना यार। तो बात ये है कि जितने भी आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइज होने के लिए लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको उनको एक्नॉलेज करना है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। आपने क्रिकेट खेलनी अकेले नहीं खेल सकते, आपने वेदर एंजॉय करना अकेले नहीं कर सकते, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना अकेले नहीं कर सकते, बर्थडे सेलिब्रेट करनी नहीं कर सकते, तो आपको दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे तो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प आउट करेंगे चीजों को ऑर्गेनाइज करने में। बिल्कुल ऐसे ही। अपने टाइम को मैनेज करने में। सारे काम आप खुद करने लग जाए, चाय भी आप खुद बनाएं, कपड़े भी आप खुद धोएं, पढ़ाई भी आप करें, तो मैनेज करना मुश्किल होगा ना। तो इसलिए आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तमाम चीजों को वक्त पे करने के लिए, ब्रेक कर लाने के लिए आपको ये लेफ्ट राइट भी देखना है। बिल्कुल देखना। तो अदरवाइज आप कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी रह गया, वो भी रह गया। डेफिनेटली बहुत सारी सिचुएशंस है ना। वक्त की कदर करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग हमारे अंदर ऐसे हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कि वक्त के पाबंद नहीं होते और बहुत नुकसानात फेस करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते आपकी नज़र में? एक्चुअली हुमा, वो बदलते क्यों नहीं है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि वो समझते नहीं है। ठीक है, उनको समझ ही नहीं है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो आपको कोई भी काम करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। सही। और समझने के लिए अगेन फिर वो थोड़ी सी वही वाली बात आ जाएगी कि ऑब्जेक्टिव सामने होना चाहिए। और अगर टाइम की पर्सपेक्टिव में बात करें तो मैं हुमा आपके साथ शेयर करूँगी, ये इसी से थोड़ी प्रोलॉन्ग डिस्कशन है
کہ دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ ہے کمپیریٹیولی کہ ہیومن انرجی مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اب ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے ادارے مجھ سے کورسز کروایا کرتے تھے. اب میں کافی حد تک ان کو کہہ دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ بہت فورس کر رہے ہیں تو میں کروا لوں گی, لیکن ٹائم مینجمنٹ سے بہتر ہے آپ ہیومن انرجی مینجمنٹ کے کورسز کروائیں, انڈیویجول انرجی مینجمنٹ کے کورسز کروائیں, کہ آپ اپنی جتنی ساری توانائی ہے, جو انرجی ہے, اس کی افیکٹو مینجمنٹ کیسے کریں. ٹائم از جسٹ اے نمبر, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کو آپ کہہ دیں کہ ریلیٹ کر کے لنک کر دیا ہوتا ہے, کہ جیسے اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, وہ ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے آرگنائز رہنے کا. جیسے اگر میں مارننگ کی بات کروں تو میرا آج 8 سے جو 9 تک کا اسکیجول تھا نا میرا آج مارننگ میں, وہ میں نے بڑا ٹائٹلی پیک اپ کیا ہوا تھا. یہ ایوری 5 منٹس کیلکولیٹڈ تھے. ایون مجھے تھا کہ ناشتہ میں 5 سے 7 منٹ میں کروں گی. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کتنے ٹائم میں کر سکتے ہیں. آپ نے میک اپ کے لیے, لیٹس سپوز کہ میں اپنی بات کروں تو میک اپ کے لیے میں نے مطلب پوری تیاری کے لیے 15 to 20 منٹس ہیں, 15 منٹس منیمم اینڈ میکسیمم 20 منٹس. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی کو کیسے مینیج کریں گے, وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, انرجی مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ مجھے انرجی لگانی کس طرف چاہیے, میں کس طرف پروڈکٹیوٹی دکھا سکتا ہوں. ہم اپنی انرجیز آپ کو پتہ ہے کہاں پہ, آج مارننگ میں آپ اور میں ڈسکشن ویسے کر رہے تھے کہ موٹیویشنل اسپیکرس کے لیے ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے, ایسی مثالیں دے دیتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ اور میں ڈسکس کر رہے تھے, یہ چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ لوگ سنیں, کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر سے بات تو سن لیتے ہیں لیکن ہم اس بات کو اپنے اوپر نہیں اپلائی کرنا چاہتے. وہ انرجی ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا, وہ دیکھو اس نے ایسے, وہ فلاں بندہ بتا رہا تھا نا, اس کو دیکھو ذرا. اور ہم سنتے کس پرسپیکٹیو میں, ہم انرجی جو سننے کے لیے انرجی کنزیوم کرتے ہیں اس کو بھی اس پرسپیکٹیو میں سنتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں بندہ ایسے, دیکھو یہ اس کو جا کے بتاؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ دیکھو انرجی آپ کسی اور پہ لگائیں گے تو وہ ساری کافی حد تک ویسٹ ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس سے کوئی امپیکٹ نہیں لیتے, آپ کو بھی معلوم ہے. تو آپ نے اپنے اوپر پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ سیلف فوکسڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنی ساری انرجی, جتنے لوگوں کو آپ باتیں بتاتے ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے. تو موٹیویشنل اسپیکرز کا بھی تب تک آپ پہ اثر نہیں ہوگا جب تک آپ وہ چیزیں دوسروں پہ اپلائی کرتے رہیں گے. جب آپ اپنے پہ اپلائی کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا. تو یہ ٹائم کو انرجی کے ساتھ لنک کریں اور انرجی کو سیلف کے ساتھ لنک کریں. تو یہ ایک چینلائز اگر اس کو ہم اس طرح سے کریں تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں پر. مزید بھی وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم سلوشنز اور سجیشنز کو ڈسکس کریں گے اور اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں, وقت کی قدر کرنا کتنا آسان ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط لانا ہے. اس کے لیے کیا سلوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, کون سے ٹپس, کون سے فنڈامنٹلز اور کون سے رولز ہم نے اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے ہیں. ثنا سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. ثنا, کچھ آسان فارمولا سجیسٹ کر دیجئے کہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ بھی آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے زندگی جو ہے وہ ایک سکیجولڈ اور نظم و ضبط کی پابند ہو جائے. اس میں کافی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. آپ ایک تو کلٹیویٹ اسپیس کریں, اپنے ٹائم اس طرح اسکیجول کریں کہ اس میں بریکس, مائنڈ بریکس بیسکلی آپ کی ہوں, کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ریفلیکٹ بھی کریں کہ یہ دن میں میں نے کیا کیا اور ابھی آگے میں نے کیا کرنا ہے. بیکاز جب آپ نہیں کرتے وہ تو پھر آپ ایک رٹ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت اس سے متاثر ہوتی ہے. پھر ٹو ڈو آپ کو لسٹس بنانی, آرگنائز کرنی چاہیے, اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے آپ پرائیورٹائز کریں نا کہ میرے کون سے امپورٹنٹ کام ہیں اور کون سے پہلے کرنے اور کون سے بعد میں کرنے. پھر سیئنگ نو از ویری امپورٹنٹ ٹو ان نیسیسری تھنگس. اب جب آپ کا پورا دن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ان نیسیسری ڈیمانڈز بھی آپ کو ملتی ہیں جس میں اگر آپ سٹک ہو جائیں بیکاز یو ہیو اے ہیبٹ آف ناٹ سیئنگ نو,
تو وہ بھی آپ کو پرابلم کرتی ہے کہ آپ اننیسیسری میں پھنس کے نیسیسری جو ہے وہ آپ کے رہ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں. دوسرا یہی ہے کہ ٹائم کو آپ سمجھیں کہ یہ بہت ویلیوبل ہے, کیونکہ اگر آپ اپنا اور کموڈٹی ہے جس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے یہ آپ ہی مینیج کر سکتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینیج کریں گے تو پھر ٹائم کو مینیج کریں گے. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. بہت ہی اچھی سجیشنز آپ کی جانب سے آئی ہیں. خالد صاحب, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کیسے وقت کی قدر بھی کریں اور اس کے پابند بھی بنیں؟ اوکے, آپ نے فارمولا کی بات کی بھی, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, چلو وہ تو باتیں سیپریٹ ہیں, اب دنیا میں واپس آ کے ہم اس کو بات کرتے ہیں. تو ایک فارمولا ہے جس کو آپ کہتے ہیں D4, D1, D2, D3, D4. یہ کوئی وائٹامن ڈی نہیں ہے, یہ فارمولا ہے. تو اور آپ یوں کریں کہ آپ کے پورے دن کے جو کام ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے, اگر 20 کام ہیں, ایک ویک کے ہیں یا پورے منتھ کے ہیں, ان کی لسٹ بنا رہے ہیں. آپ اس کو اس فارمولے کے اندر انکارپوریٹ کر لیں کہ D1 کے وہ کام جو کرنا لازمی ہے, ٹھیک ہے, ڈویبل ہے, لازمی مسٹ ڈو ایریا ہے, وہ آپ اس کو نمبر 1 پہ لکھ لیں. بالکل. یا اس کو اس خانے میں لکھ لیں D1 کے اندر. جو دوسرا D2 ہے وہ ہے ڈیلے کا, کہ آپ کوئی کام ضروری نہیں ہے کہ اس کو ابھی کرنا ہے, اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو ڈیلے کر دیں. اور فار ایگزامپل کہ میرے گھر میں بجلی کا بل آیا ہے, وہ ہے وہ اس مہینے کی 22 تاریخ کا, مثال دے رہا ہوں, اور میں آج ہی پریشان ہوتا پھروں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ڈیلے میں کر سکتے ہیں. تیسرا کام, سارے کام ضروری نہیں ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں, اور کچھ کام آپ دوسروں کو کہہ کے کروا سکتے ہیں, ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ میاں یہ کام آپ کر دینا, بیٹا یہ کام آپ کر لینا. تو آپ نے وہ جو بنائے ہیں ٹوٹل 20 میں سے D1 کے ڈال دیں الگ ڈی والے خانے میں, D2 میں ڈال دیں, ایک آپ نے ڈو والے ڈالے, دوسرا آپ نے ڈیلے والے ڈالے, اور تیسرا ڈیلیگیٹ کے والے ڈال دیں. اور چوتھا ڈی کیا ہو سکتا ہے, اور کچھ کام ایسے ہیں جو کریں ٹھیک ہے, نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے, ڈیلیٹ کریں تب بھی ٹھیک ہے, تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں آپ. تو آپ اپنی وہ ایکٹیویٹیز ان چاروں کوارڈرنٹس کے اندر, ان خانوں کے اندر ڈال دیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب آپ کے فار ایگزامپل پہلے والا جو باکس تھا اس کے اندر D1 ڈو والے ہیں, وہ آپ کے پاس آگے فار ایگزامپل کہ 13 کام آگے. اب اس کو پھر آپ نے جیسے مس نے کہا کہ آپ پرائورٹائز کریں. کچھ کام ایسے ہوں گے جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں. جو امپورٹنٹ وہ آپ کو لکھیں یہ پہلے یہ کرنا, پرائورٹائز کر رہے ہیں. پھر کچھ ایسے کام ہیں جو امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے, وہ آپ دوسرے نمبر پر ڈالیں. بالکل ایسے ہی. پھر تیسرے کام ایسے ہیں کہ جو کہ ارجنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے, وہ تیسرے پہ ڈالیں. عام طور پہ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ زیادہ ٹائم ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور وہ اویلیبل بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جو چوتھے کام ہے جو امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, ارجنٹ بھی نہیں ہے, تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں, ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیں. ان کو آپ ڈیلیٹ کیا کر بات دیں, ہے, خوبصورت فارمولا. لنگر آن کر دیں, جو بھی کرنا آپ کر دیں ان کے ساتھ. زبردست, بہت ہی اس لیے آپ کو پرائورٹائز کرنا. اب اگلی بات میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں. بالکل, ہمارے پاس وقت کم ہے, مختصر سا وقت ہے. بالکل ہنا آپ کی جانب بڑھیں گے, بڑی اچھی سجیشن آ گئی. خالد صاحب کی جانب سے آپ کیا میسج دیں گی آج کی تمام ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے؟ انہوں نے جو ہے ثنا نے اور خالد صاحب نے جو ہے نا ٹائم سیورز پہ بات کی ہے, میں تھوڑا ٹائم ویسٹرز کی طرف چلی جاتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے کور کر دی ہیں. آپ نے جیسے پرائورٹائز کرنا ہے, یہ سب چیزیں کرنی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو چھوڑ کے نہیں, آپ نے اپنے 1 ڈے روٹین کو فوکس کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ صبح سے شام تک انالیسس کریں کہ آپ نے کیا کیا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا. نمبر 1 تھنگ اس کی, جب ہم وی اسکرول اپ اینڈ ڈاؤن, ٹھیک ہے, ایک تو میں ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں, اور آپ نے دیکھنا کہ اننیسیسری ٹائم آپ نے اس کو کتنا دیا, ٹائم ویسٹرز, ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. ہنا ہمیں وائنڈ اپ کی جانب جانا ہے. اور ایک چیز یہ کہ اپنا ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا ٹائم مینجمنٹ ان لائف بی پازیٹیو, کیونکہ اس میں بہت سارا ٹائم نیگیٹیوٹی میں اسپینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ٹائم ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ کو کنٹرول کریں اور پازیٹیوٹی کو اپروچ کریں. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.